इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। तो हमारे साथ हैं प्रकाश साहब, इनको लेते हैं। बाकी जितने मुस्लिम भाई हैं, जितने में मैं पिन कर रहा हूँ, आप लोग बैक स्टेज खाली कर दें। जी भाई प्रकाश साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या है? नहीं, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मतलब मुझे पता नहीं। पहले हिंदू थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैदा उसमें हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने कभी उसको कुछ किया है कि कुछ ऐसा फैक्ट हो। ठीक है, तो चलें, आपका क्या सवाल है? मैं एक अपने दोस्त आसिफ से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप आ सकते हो, ऐसा है हमारे में। तो मैं उससे कहाँ की दावत दी थी? नहीं, उनका दुकान, उनका शॉप है अच्छा। चप्पल का। तो वो अपना मेरा दोस्त ही है, तो मैं उधर जाता था, तो वो मेरे से बात किए थे उसके बारे में। तो हमारा बातचीत चला ऐसे ही। तो कुछ दिन, मतलब 1 महीना हो गया, मैंने आप एक डिबेट देखी थी, उसमें जावेद अख्तर और नदवी साहब जी। तो उसमें मेरे को कोई क्वेश्चन थे फ्री विल के बारे में, तो मुझे फ्री विल जरा समझा दोगे सर? आप फ्री विल को मानते हैं? फ्री विल को मानना क्या होता है, मतलब यानी आपके नजदीक फ्री विल है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। आप? हाँ, मेरे नजदीक फ्री विल है। ठीक है, तो हमारे नजदीक भी फ्री विल है, लेकिन हमारी फ्री विल लिमिटेड है। हाँ। हमें एब्सोल्यूट फ्री विल हासिल नहीं है, लिमिटेड फ्री विल हासिल है। अच्छाई और बुराई के दरमियान फैसला करने की फ्री विल हमें हासिल है, लेकिन हमें ये इख्तियार या फ्री विल हासिल नहीं है कि हम कितना खाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे, कितना रिज्क और सस्टेनेंस हमें मिलेगा, कहाँ पैदा होंगे। ये फ्री विल हमें हासिल नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं इसकी फ्री विल नहीं है, मैं अगर पैदा हुआ हूँ और मेरे मरने तक ये सब अल्लाह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो फिर मेरे आपकी पास फ्री विल जिम्मेदारी किधर कैसे हुई? है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रकाश साहब, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और आमतौर से लोगों के जहन में ये बात आती है, और उसकी वजह है वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस। असल में आपके नजदीक जो कुछ भी मौजूद है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। एम आई करेक्ट? यस जी। और चूंकि वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है, तो जाहिर है कि उसको नजर भी आना चाहिए, या कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि वो आज नहीं तो कल नजर आ जाए। एम आई करेक्ट? हाँ। ठीक। तो अगर वो ऐसा है कि जिसको जो नजर आ सकता हो, और वो फिर हमारी सारे जितने भी फ्यूचर के मूवमेंट हैं सबको वो पहले से जानता हो, और वो खुद भी किसी न किसी टाइम में बैठा हो, स्पेस में बैठा हो, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर इसमें हमें कोई फ्री विल हासिल नहीं है। ये ऐसा ही है जैसा कि मार्केट में बहुत जल्दी टेस्ला के रोबोट्स आने वाले हैं। अगर आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपको पता हो। तो ये जो रोबोट्स हैं ये प्रोग्राम्ड होंगे पहले से हाउस चोर के लिए, यानी खाना बना देंगे, घर की सफाई कर देंगे, जो भी इस तरह के काम हैं, बाहर से आपकी मेल उठा के ले आएंगे। इस तरह के जो काम है, दरवाजे पे किसने घंटी बजाई, दस्तक दी, तो वो बाहर देखकर भी आ जाएंगे कौन है। तो ये सारे काम पहले से प्रोग्राम कर दिए गए हैं। अब जब जब वो इवेंट होगा तो वो रोबोट अपना काम करेगा। इन रोबोट्स को फ्री विल हासिल नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका जो भी बनाने वाला है, वो चाहे इलान मस्क हो या उसके इंजीनियर्स हो, वो सारे के सारे उसी तरह किसी न किसी टाइम और स्पेस में हैं जिस तरीके से ये रोबोट्स किसी न किसी टाइम और स्पेस में होंगे। लेकिन जो गलती होती है वो यहां से होती है कि हम उस खुदा को कि जिसने पूरी कायनात को क्रिएट किया है, उसको भी हम किसी न किसी टाइम और स्पेस में मानते हैं।
और हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, ये आपका वर्ल्ड व्यू है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि वो टाइम और स्पेस का क्रिएटर है, वो किसी टाइम और स्पेस का पाबंद नहीं है। ये तो आपकी सोच है ना। वो आपकी सोच है, तो मेरी और आपकी सोच में क्या फर्क हुआ सिवाय इसके कि आपने ये मेरी और सोचा आपकी सोच वो। में ये फर्क हुआ, मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं, जैसे अगर फर्क मैंने तो है, कहा, फर्क तो है। पॉइंट ये है कि आपकी भी तो यही सोच है ना कि हर वो चीज क्या जो सोच? मौजूद होगी वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में होगी, आपकी सोच हुई ना। हाँ हाँ, ये मेरी सोच है। हाँ, अब और आपके पास इस सोच की सिवाय इसके कोई दूसरी दलील नहीं है कि आपने जितनी भी चीजें अभी तक देखी है वो किसी न किसी टाइम और स्पेस में है। आपने कोई ऐसी चीज अभी तक आपको नहीं मिली जो किसी टाइम और स्पेस में ना हो, तो किसी चीज के ना मिलने की वजह से आपने यकीन किया ना, तो आपके पास क्या दलील है इसके अलावा? किसी टाइम मतलब मैं समझा नहीं ये बात को। आपके पास इस चीज की कि हर चीज टाइम और स्पेस में होती है, सिवाय इसके क्या दलील है, सिवाय इसके क्या एविडेंस है कि अभी तक आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो? स्पेसलेस टाइमलेस कोई चीज अभी हमारे इसमें तो है ही नहीं। हम जहां तक देख रहे हैं आपको नहीं मिली अभी ना, तक जितना वही भी मैं कह रहा हूं, आपको नहीं मिली, तो आपको कोई स्पेसलेस और टाइमलेस चीज का ना मिलना क्या एविडेंस हो सकता है? हम हमें ना मिलना, मुझे मेरा हो सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ना मिलना और ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हुई है, तो आप भी तो प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना कि वो हुई है ओके। या फिर वो है। इमेजिन करें कि अगर आप आज से 400 साल पीछे टाइम ट्रेवल करके चले जाएं और जाकर वहां लोगों को ये बताएं कि मैं जिस दौर से आ रहा हूं वहां लोग हवा में उड़ते हैं और 100 मील की रफ्तार से दौड़ते हैं, तो उस जमाने में जो बसने वाले लोग हैं 400 साल पहले, क्या वो आप पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं क्यों? बता देता हूँ आपको। इसलिए नहीं क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चूंकि उनमें से किसी ने भी इंसान को हवा में उड़ते हुए, चाहे वो जहाज में ही हो और मोटर पर चलते हुए, नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो वो नहीं कहेंगे देखा, यार ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखा, तो चलो ठीक है, नहीं एग्जैक्टली देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी को अभी तक न देख पाए हो, पूरी इंसानियत न देख पाई हो, तो ये इस बात की दलील नहीं है कि टाइमलेस और नहीं, स्पेसलेस दलील एंटिटी है, मौजूद नहीं है। दलील है मुफ्ती कैसे है? साहब। मैं हाँ, आपको वो एक बताइए। मैं बता, जैसे इंसान आगे बढ़ते जाता है, नई नई चीजें डेवलप होती है। अभी मुझे नहीं पता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। 10 साल में होने वाला जो मुझे आके नहीं बताएगा अभी कि मेरे 10 साल आगे ये होने वाला, ठीक है। तो जैसे अभी फ्लाइट उड़ रही है तो वो आपको भी पता है कि कैसे उड़ रही है, क्या है उसमें इंजन, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसका उड़ने का, तो वो भी आपको दिखता है, इलेक्ट्रिक या फिर मोटर या उस पूरे आपको समझाया भी जाएगा कि ये क्यों उड़ती है। 400 तो साल ये पहले, कोई बिलीव नहीं है। अभी की बात कर रहा हूँ, 400 साल मैं पहले तो 400 साल उनको पहले पता की ही बात नहीं है कर रहा हूं। मैंने पहले ही 400 400 साल साल पहले पहले को हम जा ही बोला नहीं सकते। कि नहीं, टाइम ट्रेवल 400 साल पॉसिबल है पहले भाई, हम जा ही नहीं सकते। थियोरेटिकल साइंस में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, थियोरेटिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस में नहीं है। थियोरेटिकल, तो इसलिए लेकिन आप मैंने जा ही मैंने नहीं आपको सकते ना। मैंने आप मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी कि अगर आप ये टाइम ट्रेवल हाइपोथेटिकल करके एग्जाम के वजह से ही तो प्रॉब्लम अगर होती आप है ना। टाइम तो मतलब ट्रेवल अगर कुछ करके हो ही नहीं 400 सकता साल तो आप पहले कैसे चले बताओगे। जाएं, अगर आप टाइम ट्रेवल करके 400 साल पीछे चले जाएं, चलो वहां ना जाएं, ठीक है, वहां मत जाएं, आप अमेज़न के जंगल में किसी ऐसे आदमी के पास चले जाएं कि जिसने इस मॉडर्न दुनिया को न देखा हो, और वहां जाकर आप उससे कंप्यूटर के बारे में बात करें, फोन के बारे में बात करें, और ये कहें कि हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइस होते हैं कि हम 100 मील दूर बंदे से बात करते हैं, वो यकीन नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसने नहीं यकीन देखा। इसलिए नहीं लेकिन करेगा, लेकिन उसका उसने नहीं यकीन ना देखा। करना कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज से, या इंसानियत अभी किसी चीज से वाकिफ नहीं है, तो उसका ना होना ये उस बात की दलील नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे ऐसे मैं आपको ऐसे ही एक हो बात, रहा है भाई, आपको मैंने 2 एग्जांपल मैं दिए। आपको एक बताता हूँ। आप जो भी एग्जांपल दे दो। मैंने उस डिबेट में ये भी सुना था कि चाय की केतली हवा में उड़ रही है हम्म और वो मुझे दिख रही है लेकिन हम्म आपको नहीं दिख रही है। अगर हम्म मैं ऐसा कहूँ कि 100 साल बाद दिखेगी और हम्म 100 साल पहले, तो आप मान लोगे ये चीज। मैं कहता हूं कि चाय की केतली से बड़ी चीजें हवा में उड़ रही हैं और बाद में दिखेंगे हमें, बाद में क्या अभी दिख रही हैं? चाय की केतली क्या, चाय की केतली से बड़ी बड़ी चीजें
भाई पूरी आग लेकिन हवा में मैं उड़ रही कह रहा है, सूरज का गोला हवा में मैं स्पेस में है, हमें क्या नजर नहीं आ रहा है? और इस जैसे हजारों सूरज पूरे कायनात में है, नहीं आए नजर आए, कल को आ जाएंगे। तो चाय की केतली में वही तो आपको बात क्यों है। इतना शुभ है? आप मुझे वो चाय की केतली का बताओ कि मैं अगर बोलूं कि उड़ रही है और हाँ, मुझे दिख रही है लेकिन आपको नहीं दिख रही है, तो आप मान ठीक। लोगे ये बात? नहीं, क्या आपको ये आप मुझे साइंटिफिक लगता है? उसकी वजह होगी, उसकी वजह यह है कि जो चाय की केतली की आप बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक इस दुनिया से है। वो चाय की केतली मैंने, आपने या हम जैसे किसी इंसान ने बनाई होगी, और हमें अभी तक के इस बात की कुदरत नहीं है। आगे का मुझे पता नहीं, अभी इस बात की कुदरत नहीं है कि मैंने चाय की केतली बनाई और यूं लटका दी, स्पेस में पहुंच गई वो। हाँ, अगर आप किसी वही बात तो एस्ट्रोनॉट, मैं भी आप कह रहा किसी, हूँ। एक बात सुन लीजिए, अगर किसी एस्ट्रोनॉट को आप चाय की केतली दें, हाँ भाई वो जो आप स्पेस, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं ना, वहां चाय चाय वाले भी नहीं है वहां, और चाय की जरूरत है, तो ये केतली लेके जाओ। अरे केतली वो मैंने स्पेस, और इनविजिबल वो कहा, बंदा, मैंने सुन भी ले भाई, इनविजिबल कहा भाई मुफ्ती साहब, सुन भी मैंने ले, इनविजिबल कहा। सुन भी ले, और वो स्पेस वॉक करते वक्त चाय की केतली बाहर छोड़ दे, तो वो मिलेगी आपको। इसमें क्या मसला है? सैटेलाइट नहीं मैंने घूमती, इनविजिबल कहा, सैटेलाइट मैंने सैटेलाइट क्या है, इनविजिबल कहा, तश्तरी की तरह है, तो अगर तश्तरी घूम रही है तो चाय की केतली भी घूम सकती है। इनविजिबल कहा मैंने मुफ्ती साहब, क्या? इनविजिबल। क्या? चाय की केतली इनविजिबल घूम रही है ऊपर। ओके, आपको नजर आई? मुझे नजर आ रही है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। हमें आ जाएगी, कोई बात नहीं है, हमें आज नहीं नजर आ रही, कल आ तब जाएगी। लेकिन जिस तो खुदा वही के तो बात बारे है ना में, ये जिस लेकिन खुदा के आपके बारे आपके में, दिमाग में जिस खुदा आपके के बारे में आपके हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा दावा यह है कि ना वो मुझे नजर आ रहा है ना आपको नजर आ रहा है। जिस चाय की केतली के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपको नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे नजर नहीं आ रही, आज कल को आ जाएगी, क्या मसला है इसमें? लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि वो चाय की केतली है, ये मान लो कि आप? हाँ, अगर आपको नजर आ रही है, आप मुझे बता रहे हैं, पता नहीं कितनी चीजें साइंसदानों के कहने पर हम मानते हैं। अरे हमने नहीं, क्या हमने अभी क्या मैं स्पेस अगर स्टेशन कहूँ में जाके देखा है इनविजिबल कि है अंदर से चाय की स्पेस स्टेशन केतली, कैसा होता है? हमने जाके अल्फा सेंचुरी देखा है कि कैसा होता है? हम लेकिन मान अगर रहे हैं हम उसको। जा सकते हमें जाएंगे तो दिखेगा। हमने कौन सा दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें जाकर कदम रखा है, चलिए लेकिन मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, आप आप जो भी बोल रहे साइंसदानों के हो कहने अभी पर आप मान रहे हैं समझ ना। लो मैं क्या बोला। ठीक है, आपने जो बोला ठीक है, चलो। अभी मेरा वो फ्री विल का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि जब मैं ये सारा मुझे वहीं से पूरे लिंक है, से वो सारा वहीं से लिंक है कि जिस एंटिटी के बारे में मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो हमारे नजदीक, आपके नजदीक होना मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारे नजदीक वो टाइमलेस और स्पेसलेस है। जब ये बात है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो जो टाइमलेस एंटिटी है उसको पहले से कैसे पता है कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूंगा, चूंकि पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले और बाद में उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो टाइम कैसे बाउंड, एग्जिस्ट नहीं, वो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा जो जब टाइम में। वो सोच सकता है, जब जब वो कुछ कर सकता है, जब चूंकि तो चूंकि क्यों टाइम अगर टाइम बाउंड कैसे अगर होगा? अगर टाइमलेस और स्पेसलेस एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए ना पहले है ना बाद में, और वो विदाउट बीइंग बाउंडेड बाय टाइम वो सारी एक्टिविटीज करेगी, सारे काम करेगी, लेकिन हमारी तरह नहीं होगा वो। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। वैसे आप एग्नोस्टिक, शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप एग्नोस्टिक होंगे, ठीक है, आप चूंकि अगर आप एग्नोस्टिक होते तो आप कोई ना कोई पोजीशन न लेते, जबकि आप पोजीशन ले चुके हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि नॉन मटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है? अभी तक हमने नहीं देखा। महसूस किया? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ये सब स्पेस में अपना ये अभी इतना मुझे साइंस में तो इतना नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या। आपको पता है एक किताब है जिसका नाम है द फील्ड, उस किताब का नाम ही है द फील्ड, और उस किताब के ऑथर का नाम है लिन मैकटैगर्ट नाम उसके ऑथर का नाम। उसने अपनी किताब में हर ह्यूमन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को साबित किया है बहुत सारी एग्जांपल से। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसका आपने खुद तजुर्बा किया होगा, और वो ये कि जब आप
किसी दोस्त के साथ बराबर में बैठे हुए हो और उसको जमाई आए तो आपको भी आती है, कभी महसूस किया? हाँ। अच्छा, अब ये सवाल जहन में होता है कि भाई चलो वो लेजीपन की वजह से उसको जमाई आ रही है, बात समझ में आती है, मैं तो लेजी नहीं हुआ तो मुझे क्यों आ रही है? उसकी इस हरकत का असर मेरी बॉडी के ऊपर क्यों पड़ा, जबकि मेरी बॉडी ने उसकी बॉडी को टच नहीं किया हुआ है? तो उसका जवाब मैं उसका सुन तो लीजिए भाई। तो उसका जवाब ऑथर ने द फील्ड में ये दिया है कि हर इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जब आप उस फील्ड में आ जाते हैं तो उसका असर आप कबूल करते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मटेरियलिस्टिक नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको नापा नहीं जा सकता है, बस है। ये एक मिसाल, ये सिर्फ एक मिसाल है, इस तरह की दसियों मिसालें हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मेरा वो एक फ्री विल का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए प्लीज। तो इससे क्या साबित हुआ? देखिए अभी इससे देखिए, हर चीज कनेक्टेड होती है ना। इससे यह साबित हुआ कि अगर एक भी चीज नॉन मटेरियलिस्टिक होकर मौजूद हो सकती है जो हमें नजर ना आ रही हो, तो एक ऐसी एंटिटी जो नॉन मटेरियलिस्टिक है वो भी मौजूद हो सकती है। और अगर वो नॉन मटेरियलिस्टिक एंटिटी मौजूद हो सकती है तो वो टाइमलेस भी होगी और स्पेसलेस भी होगी। नहीं, इससे मुझे तो ये साबित नहीं होता, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे यही फ्री विल मुझे जानना है। अगर यही बात है तो क्या आप किसी क्रिएटर की पॉसिबिलिटी को मानते हैं? चूंकि एग्नोस्टिक होने का मतलब तो यही है। मुझे पता नहीं, मैंने बता दिया आपको। नहीं, पता ना होना हो सकता है। बात है, हो सकता है, ठीक है। ये जो हो सकता है ये किस बुनियाद पे हो सकता है? मैंने क्या कहा मुझे पता नहीं है। मैं जहां तक देखा हूँ मैं आपका एक बता रहा हूँ, मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूँ। पता ना होना और पॉसिबिलिटी होना दोनों में फर्क है। मैं आपसे ये नहीं कहा कि आपको पता है या नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके नजदीक पॉसिबिलिटी है या नहीं? अगर पॉसिबिलिटी है तो किस बुनियाद पे है? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप एग्नोस्टिक नहीं है, आप एथिस्ट है। मेरी बात अभी सुन लीजिएगा। मैं जहां तक अभी तक मैंने अब आज तक मैंने जो भी रिलीजन ये किया है, मैंने देखा है या कुछ भी किया, उस हिसाब से मैं कहीं नहीं देखता कि किसी गॉड ने हमें बनाया और एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंसान को देख के बनाया। ये मैं कहीं नहीं देखता कि इंसान के लिए बनाया है। हम सब लोग खुद ही बन गए ना, खुद ही बने, वो तो एक इवोल्यूशन है, वो बात अलग है। मेरा जो एक क्लियर पॉइंट है, अगर ये एवोल्यूशन है तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए? यस, पॉसिबल है। कैसे? खुद बखुद मैं आपको खुद नॉन लिविंग से लाइफ बन जाए? चूंकि किसी भी चीज के बनने के लिए कोई ना कोई इरादा तो होना चाहिए ना। नॉन लिविंग में तो कोई इरादा नहीं है, उसमें सिंगल सेल भी नहीं है। एवोल्यूशन तो सेल का होगा ना, अभी तो सेल बना ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक तो बात क्यों नहीं भाई, यही तो असल बात है भाई, यही असल बात। दूसरे पॉइंट पे जा रहे आप, इवोल्यूशन पे जा रहे हैं जिससे मुझे पता नहीं है। मैं एवोल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, सुनिए मैं आपको बता दूं कैसे कनेक्टेड है। अगर आप किसी क्रिएटर को नहीं मानते, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी क्रिएटर को मानते हैं तो उस क्रिएटर का टाइमलेस और स्पेसलेस होना जरूरी है। और अगर आप उसको टाइमलेस और स्पेसलेस मानेंगे तो फ्री विल का मसला एकदम हल हो जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता, तो फिर ये सवाल होगा कि हम कहां से आए और कैसे आए। आपने अभी बोला कि मेरे नजदीक क्रिएटर का होना पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है फिर हम ये सवाल करेंगे कि हम कहां से आए। अब फ्री विल खत्म हो गई, चूंकि फ्री विल इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। अब प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि हम कैसे आए। नहीं, इसलिए कि जब आप खुदा ही को नहीं मानते, क्रिएटर को नहीं मानते, तो अब फ्री विल पर आपसे गुफ्तगू नहीं होगी। अब गुफ्तगू इस पर होगी कि हमारा और आपका एग्जिस्टेंस है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मानते हैं ना कि फ्री विल है, मैं नहीं मानता, वो बात अलग है। हाँ, तो आप इसलिए नहीं मानते हैं, आप इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि खुदा आपके नजदीक मौजूद नहीं है। अब जब खुदा मौजूद नहीं है तो जो बिगर क्वेश्चन है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएशन है। बिगर क्वेश्चन फ्री विल नहीं है। मैं आपको हम तो बिगर क्वेश्चन पर बात करेंगे ना, एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन पर बात करें। अगर बिगर क्वेश्चन हल हो गया तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाएगा।
मैं इस पे अगली बार मैं आपसे अच्छा पक्का बात हजरत, इनसे करूंगा, एक लेकिन चीज मुझे ये अभी पूछ इसके बारे लेते में। हैं। हजरत इनसे एक चीज ये पूछ लेते हैं, प्रकाश भाई, हजरत अगर इजाजत दें। जी अगर आप मानते हैं कि फ्री विल नहीं है, तो अगर फ्री विल होती तो फिर कैसा होता? फ्री विल है, ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आज नहीं, अभी मैं आपने कहा ना, अभी मैं आपने कहा मेरी बात आप तो मानते सुनिए, हैं मैं फ्री विल है, मतलब मुफ्ती साहब को आपने कहा था कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं मानता हूँ यस, फ्री विल नहीं है। ये अभी दो दो मिनट पहले आपका जुमला है। हाँ मैं फ्री विल, अरे मैं अपने, मैं जो कर सकता हूँ फ्री विल है, मुझे है फ्री विल, ठीक है। और हमें नहीं है। अभी मेरी क्लियर, हाँ मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं फ्री विल है 90 या नहीं 90 है? में हूँ। ओ भाई, है आप कर सकते अभी हैं, है आपको है फ्री विल, है हाँ फ्री विल है। हाँ हाँ तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनोगे आप? हाँ, तो मैंने बताएं हाँ बोल मसला क्या दिया। है फिर। हाँ, अभी मैं 90 में अगर पैदा हुआ हूँ, 90 में, लेकिन 90 से अल्लाह को पता था कि मैं 90 में पैदा होऊंगा तो और भाई मैं कब आपका मरूंगा और मैं क्वेश्चन क्या फ्री क्या विल पर करने वाला नहीं हूँ। है, आपका क्वेश्चन है तकदीर पर, और तकदीर है नहीं नहीं खुदा नहीं की नहीं नहीं, मैं कैरेक्टरिस्टिक, आपको, मैं और तकदीर है खुदा एक की मिनट मेरा सुन लोगे? कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक एक पर मेरी बात बात उस सुन वक्त लोगे? होगी जब एंटिटी के एग्जिस्टेंस पर बात हो जाए। इसलिए मेरी आपने भी कहा एक ना बात सुनो, अगली मर्तबा आप और तैयारी कर कर एक आएंगे। मिनट, अभी आपने बोला ना, एक मिनट मेरी बात सुन तो लोगे? आप एक अगली मिनट, मर्तबा एक फ्री विल पे मेरी बात तैयारी सुन कर लोगे? कर आइएगा। अब सुनते नहीं है तब क्या करें। अभी कुछ देर हम्म पहले हजरत इन्होंने कहा, इनका एक जुमला है, चाहे तो रिकॉर्डिंग में सुना सकते हैं। इन्होंने आपसे कहा कि आप मानते हैं फ्री विल है, मैं नहीं मानता फ्री विल। हाँ हाँ, मैंने वो उन्होंने कहा ना मैं अगली मर्तबा आऊंगा तैयारी करके, तो ठीक है कोई बात नहीं, तैयारी करके आए। इससे अच्छा मुझे लगता है होता कि खुदा जो है, अगर प्रॉफिट साहब को अगर कोई बेटा दे देता तो वो ज्यादा अच्छा होता। औलाद में कोई बेटा जिंदा क्यों नहीं रहा? बेटे तो हुए, 3 बेटे जी हुए जी। हैं, लेकिन जिंदा नहीं रहे, उससे क्या होता? तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के जरिए अल्लाह ताला ने आधे दीन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन जौजा की जगह बेटा ही होता, आपकी इस बात को मान लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बेटा दिन रात घर में ही रहता। तो हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना ये दीन का हिस्सा है, अगरचे कल्चर के खिलाफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना कल्चर के मुताबिक था और दीन का भी हिस्सा है, तो आपने उस कल्चर को बाकी रखा। नहीं, ये लिखा है कि आफ्टर मैरिज एवरी डे प्रॉफिट विजिटेड माय हाउस ट्वाइस अ डे। ये जो मुर्तद होते हैं ना, इंडोनेशिया का हो कि मलेशिया का हो कि इंडिया का कि पाकिस्तान का, इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारे धोखेबाज होते हैं। इसलिए कभी भी इनके ऊपर एतमाद न किया जाए। अब देखें, मैं आपको हदीस, अरबी तो मुझे मिल गई, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना रहा हूं। जी जनाब। जी सलाम मुफ्ती साहब। इस्लाम। जी मुफ्ती साहब, आज मैं टाइम चूंकि है ठीक ठाक तो थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम लूंगा। टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं कई पार्ट्स में पूछ लूँ उस पर आपसे क्वेश्चन। प्रॉफिट साहब की जो मैरिजेस को लेके है, मैंने आपके वीडियोस देखे लेकिन उसमें वो सवाल मुझे मिले नहीं। अच्छा। तो मैंने काफी महीनों से इस पे मैंने नोट डाउन किए हुए क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूंगा ये सारे क्वेश्चन मेरे हैं, मैं ईमानदार रहूंगा यहाँ पे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कुछ नॉन मुस्लिम्स के भी हैं, साइट से भी हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन मेरे खुद के हैं। जी। तो मैं क्वेश्चन पहले हजरत आयशा की शादी के हवाले से करना चाहूंगा। जी। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कोई ब्लास्फेमी वगैरह करने नहीं आया हूँ, तो ये ना समझा जाए। अगर कोई ऐसा लगता है किसी को तो मैं पहले से माजरत भी चाहूंगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जी हाँ, बोलिए। तो जैसे हजरत आयशा से जब शादी की गई तो ये कहा जाता है कि अ, इसलिए भी कम उम्र में की गई कि ताकि बाद में हदीसों को कंपाइल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कम एज की अगर महिला रहेंगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इससे अच्छा मुझे लगता है होता कि खुदा जो है, अगर प्रॉफिट साहब को अगर कोई बेटा दे देता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो टेस्टिमनी कही जाती है वुमेन की, वो हाफ है। दूसरी बात ये है कि कोई भी नबी और रसूल जो है वो महिला नहीं है। तो ऐसा क्यों है? जी, अगर ऐसा होता तो आप आज ये कह रहे होते कि भाई इस्लाम में तो औरतों का कोई मकाम नहीं है, कि नरेटर के तौर पर भी औरत को बर्दाश्त नहीं किया गया। आप या कोई और ये कह रहा होता
कि भाई नरेटर के तौर पर तो बर्दाश्त कर लेते, यहां तक कि इस रोल में भी, कि जिस रोल में एक औरत कोई किरदार अदा कर सकती है, वहां पर भी एक बेटे को ले आए। अच्छा, यहां एक और मसला है, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में कोई बेटा जिंदा क्यों नहीं रहा? बेटे तो हुए, 3 बेटे जी हुए, जी लेकिन जिंदा नहीं रहे। उससे क्या होता? देखें, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां बेटा होता और वो बेटा जिंदा रहता, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका लाजमी नतीजा ही निकलता, लेकिन एक अब जो हिकमत निकल कर सामने आती है वो ये है कि उम्मत में नेपोटिज्म का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही दौर में, अपने ही सामने जो खात्मा किया था, शायद ऐसा होता कि बेटे होने की सूरत में उम्मत उसको ये सोचती कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, तो फिर इन्हीं को नायब होना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुई, बेटी के शौहर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, वो खलीफा बने जरूर, लेकिन पहले खलीफा नहीं बने, वो चौथे खलीफा बने। और जिस तरतीब पर वो खलीफा बने हैं वही तरतीब सही भी है। यानी पहले खलीफा हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु है। इसको आप नेपोटिज्म नहीं कहेंगे क्योंकि वो नंबर 4 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बात ये है। अब रही ये बात जो असल टॉपिक है आपका, कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जगह कोई दूसरा होता, चूंकि औरतें आपने क्या कहा, आधी अकल होती है उनकी, नहीं, जो टेस्टिमनी है वो हाफ है, ये आया हो दूसरा टेस्टिमनी पॉइंट आधी, दूसरा। जी जी हाँ। तो टेस्टिमनी और नरेशन दोनों में फर्क यह है कि टेस्टिमनी का ताल्लुक जराइम से, कोर्ट से, अदालत से, और इस्लामी जो मिजाज है वो ये है कि औरतें बदरजे मजबूरी इन जगहों पर आए, बहालत मजबूरी। लिहाजा एक नहीं दो की कैद लगा दी, यानी जुर्म अगर ऐसी जगह हो रहा हो कि एक नहीं दो दो औरतें उसको देख रही हैं, तो ऐसी सूरत में अब अगर वो रिपोर्ट करना चाहें और अदालत में केस लड़ना चाहें, तो यकीनन वो वहां पर आए। लेकिन अगर कोई एक आध औरत देख रही है, हो सकता है कि उससे अदालत में टेस्टिमनी देने में भी गड़बड़ हो जाए, और इस्लामी मिजाज भी ये नहीं कि औरतें ज्यादा अदालतों के चक्कर काटें। इसलिए वहां पर यह शर्त लगा दी गई कि 2 औरतें होनी चाहिए और 2 की गवाही 1 के बराबर होगी। रिवायत यानी नरेशन ये गवाही नहीं है, अगरचे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन यहां इस्लाम ने औरत के ऊपर मुकम्मल एतमाद किया कि अगर एक औरत भी गवाही दे, नरेशन करेगी और रिपोर्ट करेगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, तो उसको काबिल कबूल समझा जाएगा। तो ये फर्क है। लेकिन आपने जो इसकी बुनियाद बनाई है वो बुनियाद दुरुस्त नहीं है। आपने ये कहा कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह कम उम्र में इसलिए किया गया ताकि वो दीन की हिफाजत कर सकें, और आपने उसमें नरेशन को जोड़ दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के जरिए अल्लाह ताला ने आधे दीन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन जौजा की जगह बेटा ही होता, आपकी इस बात को मान लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बेटा दिन रात घर में ही रहता, वो बाहर भी जाता, उसकी पब्लिक लाइफ होती, उसकी सोशल लाइफ होती, उसकी खाली फैमिली लाइफ तो होती ना। तो जो चीज एक बीवी जानती है अपने शौहर के ताल्लुक से, या जिन बातों का वो इहाता कर सकती है, वो बातें वो बातें बेटा भी नहीं जानता, वो बातें, उन बातों का बेटा भी इहाता नहीं कर सकता। इसलिए वो हिकमत कभी भी बेटे के जरिए हासिल नहीं हो सकती थी जो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के जरिए हासिल हुई। जी ओके, सेकंड पॉइंट ये है इसमें मुफ्ती साहब कि जो प्रॉफेट साहब ने जब हजरत आयशा की बात आती है तो उसमें कल्चर को फॉलो किया, लेकिन जब हजरत जैनब की बात आती है तो उसमें कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। तो ये 2 अलग अलग पहलू क्यों? उसकी वजह यह है कि कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, असल खुदा का हुक्म और दीन इंपॉर्टेंट है। कल्चर अगर इंपॉर्टेंट होता तो फिर तो जो अरब का कल्चर था उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, सिर्फ शादी ही क्यों। उस कल्चर का हिस्सा मूर्ति पूजा भी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी खत्म नहीं करना चाहिए था। उस कल्चर का हिस्सा यह था कि एक औरत की शादी 10-10 मर्दों से होती थी, उसको भी अबॉलिश नहीं करना चाहिए था। शराब, जुए, सट्टे और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना, ये सारे उस कल्चर का हिस्सा थे। तो इसमें किसी भी कल्चरल पहलू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं करनी चाहिए थी अगर कल्चर इंपॉर्टेंट होता। कल्चर इंपॉर्टेंट है ही नहीं।
कल्चर सेकेंडरी चीज है, असल इंपॉर्टेंट है खुदा का हुक्म। असल जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है दीन। दीन से जो चीज टकराएगी, कल्चर भी होगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, और दीन से जो चीज मुवाफिक होगी, अगर वो कल्चर का हिस्सा है तो उसको बाकी रखा जाएगा। तो हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना ये दीन का हिस्सा है, अगरचे कल्चर के खिलाफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह करना कल्चर के मुताबिक था और दीन का भी हिस्सा है, तो आपने उस कल्चर को बाकी रखा। जी। अब ये जो अगला क्वेश्चन है मुफ्ती साहब, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हालांकि ये इंडोनेशियन एक एक्स मुस्लिम है, उसके चैनल पे मुझे मिला था जी। कि 6 से 9 साल के बीच में क्या ये लाजिम है कि प्रॉफिट साहब ने हजरत आयशा को टच भी नहीं किया, क्योंकि एक ऐसी हदीस मौजूद है सही बुखारी की कि जिसमें लिखा है कि प्रॉफिट विजिटेड ट्वाइस अ डे आफ्टर मैरिड टू हजरत आयशा, तो व्हाई ही विजिटेड? वो किधर है हदीस? और एक तो ये कि पहले वो सामने लाई जाए हदीस, उसके सही बगैर। बुखारी हाँ। 3905 आई थिंक। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा आई थिंक लगा के। नहीं यही है 3905। बुखारी 3905। अच्छा, जब तक हदीस निकाल रहे इतनी देर में आसिम भाई का इस्तकबाल कर लेता हूँ। जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैसेज कर दिया करे आसिम भाई आने से पहले, जगह बन जाएगी जल्दी। आ गए आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? आवाज नहीं आ रही है आसिम भाई की, क्या मुझे ही नहीं आ रही है या? मुझे भी नहीं आ रही है, मुझे लग आसिम रहा था भाई की बोल रहे आवाज हो। नहीं आ रही है, शायद इनके तरफ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। मैं अच्छा, ये मुसलमान भाइयों से फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अभी रुक जाए थोड़ा देर, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा 1.5-2 घंटे बाद। ये इब्ने दगना वाली रिवायत है, बहुत तवील, बहुत लंबी रिवायत है। इसमें किस जगह है कि शादी के अगले दिन हजरत आयशा से मिलने के लिए गए? नहीं ये वाली बात नहीं है, ये लिखा है कि आफ्टर मैरिज एवरी डे प्रॉफिट विजिटेड माय हाउस ट्वाइस अ डे। नहीं, मैं ठीक है, एक मिनट, पहले तो ये साबित हो जाए कि ऐसा इसमें लिखा हुआ है, और अगर ऐसा है भी तो इससे ये कहां लाजिम आता है कि ट्वाइस अ डे हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास जा रहे थे? वो तो पहले से जाते आ रहे थे, यानी रोजाना का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाना। इससे ये जी नतीजा निकालना कि वो इसलिए जा रहे थे, ये तो शैतानी हरकत है। कि इस पे इनका एक फतवा का रेफरेंस उसमें दिया गया है सऊदी अरेबिया से, 31409 सऊदी अरेबिया के किसी मुफ्ती का फतवा है कि एक मुफकाता कोई वर्ड होता है थाइंग करके, इस पे क्या क्या वर्ड होता है? पेनिट्रेटिंग थ्रू द थाइज, ओके इसका मुफकाता कोई वर्ड है। ओके। इस पे कई फतवे, इस पे कई फतवे दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि परमिसिबल है कि अगर माइनर है गर्ल, उसकी मेंस्ट्रुएशन वो एक अलग मसला है। असल बात ये कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकये में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट ये है। वो उसने सऊदी अरब से क्या फतवा निकला वो एक अलग अलग इशू है। ये असल हमारी बात ये चल रही है कि क्या ऐसा हुआ, और मुझे इस हदीस में अभी तक वो बात नहीं मिल रही है। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत लंबी हदीस है। तो ये जो इसने निकाली है बात ना, ये इसलिए कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह तो हो गया था और उसके बाद हिजरत हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले रोजाना ही की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाते थे। लेकिन ये जाना तो हजरत आयशा से निकाह से भी पहले था। हाँ, ये रहा, तो ये आ गया। क़ालत लम आकिल अबवैया क़त्तु इल्ला वहुमा यदीनान दीना वलम यमुर्र अलैना। देखें कितना बड़ा ये, देखें मिस्टर एक्स, ये जो मुर्तद होते हैं ना, इंडोनेशिया का हो कि मलेशिया का हो कि इंडिया का कि पाकिस्तान का, इनमें एक चीज कॉमन होती है, ये सारे धोखेबाज होते हैं। इसलिए कभी भी इनके ऊपर एतमाद न किया जाए। अब देखें, मैं आपको हदीस, अरबी तो मुझे मिल गई, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुना रहा हूं। जी। अच्छा जी। द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
says, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion. ठीक है, यानी मैंने जब होश संभाला तो वो मुसलमान थे, किसी दूसरे रिलीजन में वो बिलीव नहीं करते थे मेरे होश संभालने के बाद। पहले वो अलग बात है, राइट? ये तो बात वाज़ेह है। ओके ओके, अब आगे क्या रही? एंड आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे पासिंग विदाउट अवर बीइंग विजिटेड बाय अल्लाह's मैसेंजर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। कि मुझे यह भी याद नहीं है कि कोई दिन गुजरा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ न लाए हो सुबह और शाम। गोया के ये प्रैक्टिस तो शुरू से चली आ रही है। ये क्या बात हुई कि शादी के अगले दिन ऐसा हुआ? हजरत आयशा हदीस की शुरुआत ही ऐसे कर रही हैं कि अपने घराने का ताल्लुक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है शुरू से, वो बता रही हैं। इसमें ये कहा लिखा शादी के बाद आ गए थे अगले दिन से। ओके, इसलिए मैं आपसे क्लियर करने आया था कि वो वाली लाइन बस उसमें थी। तो ये असल में ये धोखाधड़ी जो है ना, ये बहुत गलत चीज है। और उसकी वजह है मेरे भाई, उसकी वजह ये है कि आप कोई सवाल आपके जहन में आता है, आप लेकर आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस्लामोफोब्स हैं उनके पास दरअसल एतराजात खत्म हो चुके। भाई ले देकर क्या है? वही हजरत आयशा की मैरिज, वही हजरत ज़ैनब से मैरिज, वही हजरत सफिया से मैरिज। मैं कहता हूं सारी लिस्ट निकाल दो, 50-60 एतराजात होंगे, और क्या होंगे इससे ज्यादा। ठीक है, वही घूम फिर के आते रहते हैं। आप इतने साल से ये वीडियोस देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको हिफ्ज हो गए होंगे। ठीक है, कोई आदमी 2 से 3 महीने भी देख ले, सारे ऑब्जेक्शंस उसको पता चल जाते हैं। 60-70 से ज्यादा, बहुत मान लिया 100 से ज्यादा नहीं है एतराजात। अब एक मुर्तद को, इस्लामोफोब को रेलेवेंट रहने के लिए नया माल चाहिए, नया मसाला। वो क्या करेगा? वो इस तरीके की हदीसें ढूंढेगा, उसमें अपने अल्फाज डालेगा, कहेगा भाई मुझे एतराज एक नया मिल गया, मैंने रिसर्च की है। वरना जितने भी एतराजात गुज़िश्ता 3-4 साल तो हमें हो गए इस मौजू के ऊपर काम करते हुए एक्टिवली, तो हमने देखा कि जो एतराजात और ऑब्जेक्शंस इन इस्लामोफोब्स और मुर्तदों की तरफ से आते हैं, ये उनके अपने नहीं हैं, बल्कि ये भी ओरिएंटलिस्ट के हैं, जो गुज़िश्ता 200 साल पहले से उन्होंने उठाने शुरू किए हैं, और जिनका जवाब तहरीरी शक्ल में यानी लिखकर हमारे स्कॉलर्स ने कई मर्तबा दिया है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो वही ऑब्जेक्शन अब सोशल मीडिया पे आने लगे। अब हम सोशल मीडिया के जरिए जवाब दे रहे हैं। नया कुछ नहीं है, नया मटेरियल कुछ नहीं है। जो नया मटेरियल लेकर आ रहा है उसने धोखाधड़ी की है, ये तय है जी। इसलिए मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछने आता हूँ, क्योंकि कुरान में एक आयत है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो जो उस क्षेत्र के माहिरीन हैं उनसे जाके कंफर्म जरूर करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक और हदीस है मुफ्ती साहब, माजा की हदीस है 6-8। हजरत आयशा said when one of us menstruated, the prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. एक मिनट, इब्न माजा की क्या हदीस है? 6-8। 6-8 Encyclopedia Islam। ओके, इसी वसो बकाला इख्सली। अच्छा, इसमें तो वो बात नहीं है 6-8 में। 6-8 Encyclopedia Islam, इब्न माजा है ना? सुन इब्न माजा हदीस नंबर 6-8। हाँ, तो इसमें तो वो हदीस नहीं है। सुन्ना.com में देख रहा हूं मैं। ये शायद नंबर उसमें नहीं होगा। एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम अगर आप डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, क्या है तर्जुमा, दोबारा बोलें। Hazrat Aisha said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. नहीं, अच्छा, वो मैं समझ गया कौन सी रिवायत की आप बात कर रहे हैं। मैं उसकी अरबी भी निकाल लेता हूँ। इसका मेरा क्वेश्चन कर लूँ मैं पूरा, कि जब प्रॉफिट साहब की 11 वाइफ थी, तो क्या जरूरत पड़ी कि जो वाइफ मेंसेस से है उनसे ही इस दौरान गर्ड करके भी मैं जी। अच्छा, देखें जी। अच्छा, उसमें वो जो रिवायत है आपने पढ़ी है ना, उसका अगला जुमला पढ़ें। नहीं, मेरे पास इतना ही है जो मैंने साइट से निकाला था, तो उसमें यही चीज पूरी नहीं है। हाँ, ये जो आधी बातें हैं ना, उनसे सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखें, मैं आपको हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं।
हदीस का तर्जुमा है कि इफ वन ऑफ अस was menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace. And who among you, अब ये है असल जुमला, एक तो ये कि embrace her, intercourse की बात नहीं हो रही है, embracing की बात हो रही है, ठीक है। एक आगे है, हजरत आयशा कहती हैं who among you can control his desire as the messenger of Allah used to control his desire। क्या मतलब है? कि मतलब जैसे प्रॉफिट साहब अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकते थे वैसे और कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है इस मौके पर? कि उन्होंने इंटरकोर्स को कंट्रोल किया। इंटरकोर्स नहीं किया, इंटरकोर्स करना ही तो हराम है ना। अच्छा, अब तो आप ये कह रहे हैं कि ये काम भी किसी दूसरी वाइफ के साथ कर सकते थे, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो फिर तो आप ये कह रहे हैं ना कि जिस वाइफ की का जो दिन है और उसकी उन वाइफ की का यानी दीनी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था कि वो उस वाइफ के साथ रहे, तो महज इसलिए कि वो इस पीरियड में है, मंथली साइकिल में है, उनको छोड़कर वो कहीं और चले जाए, तो ये तो उनकी हक तलफी हो जाएगी। अच्छा, टाइम फिक्स रहता था साथ रहने का। ऑल राइट, डन, ओके। फिर एक और हदीस है मुफ्ती साहब, फिर मैं बाकी अगली बार पूछ लूंगा। अगले कुछ बंदों को भी दे दे भाई मौका। बस एक लास्ट है, काफी हो गया, काफी लास्ट है कि जब मिस्टर हजरत एक्स मारिया वाला, ख्याल से और बंदों को भी चाहिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात।